भाषा विज्ञान हम पढ़ रहे हैं और इसी के अगले क्रम में आज हम पढ़ेंगे ध्वनि नियमों के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और 3 नियम जो है सिलेबस में हमारे लगे हुए हैं, ग्रिम नियम, ग्रासमान नियम और वर्नर नियम। तो सबसे पहले हम ग्रिम नियम को समझेंगे। नियमों के बारे में समझने से पहले अब ये ध्यान में रखिए कि ये नियम फॉलो कब किए जाते हैं। 4 शर्तें होती हैं मुख्य रूप से। ध्वनि नियम का संबंध किसी भी भाषा विशेष से है, ठीक है, किसी भी भाषा विशेष में ये ध्वनि नियम रखते हैं। दूसरा, ध्वनि नियम किसी काल विशेष से संबद्ध होते हैं, मतलब किसी निश्चित समय में, कभी किसी समय पर किसी भाषा की या किन्हीं 2-3 भाषाओं के किन्हीं ध्वनियों में कुछ परिवर्तन हो गया होगा और वो परिवर्तन क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, कौन कौन से नियम उस समय पर लगे होंगे, तो उनका कारण जो है कोई काल विशेष है, अभी नहीं है, ठीक है, किसी काल में हो चुके हैं वो परिवर्तन। तीसरा ये कि ध्वनि नियम विशेष परिस्थितियों में ही होते हैं। और चौथा नियम ये है कि ध्वनि नियम जो हैं वो कुछ विशेष ध्वनियों को ही प्रभावित करता है या करते हैं, किसी भाषा की संपूर्ण ध्वनियों को ये ध्वनि नियम प्रभावित नहीं करते हैं। नियम और भी सारे हैं लेकिन हमें 3 ही नियम लगे हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है वो है ग्रिम नियम, ठीक है। ग्रिम नियम, इनका पूरा नाम क्या था? प्रोफेसर याकूब ग्रिम। 1785 से लेकर 1863 जो है इनका समय है और जर्मनी के थे, आपको पता ही है। 1819 में इन्होंने जर्मन भाषा का व्याकरण जो है एक प्रकाशित किया और 1822 में उसको जो है उसका द्वितीय संस्करण आया और उसी द्वितीय संस्करण में उन्होंने ये नियम दिया। बाद में प्रोफेसर मैक्स मूलर ने जो है इसको नाम दिया ग्रिम नियम। और ये ग्रिम नियम जो है असल में इसका संबंध जो भारोपीय भाषा की स्पर्श ध्वनियाँ हैं, स्पर्श ध्वनियाँ कौन सी? क से लेकर म तक 5 वर्गीय व्यंजन जो आते हैं, स्पर्श ध्वनियों से है, जो जर्मन भाषा में परिवर्तित हो गई। अब भारोपीय भाषाएं आप समझते हैं, इनके विषय में हम जान चुके हैं कि यह देखा गया जब अनेक भाषाओं में समानता पाई गई तो यह एक कल्पना की गई कि इन सभी भाषाओं को बोलने वाले किसी एक स्थान पर रहते होंगे जो किसी एक भाषा का प्रयोग करते थे। उस भाषा को नाम दिया गया मूल भारोपीय भाषा, प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, ठीक है। और फिर मूल भारोपीय भाषा को बोलने वाले जो थे वो अलग अलग क्षेत्रों में गए और भौगोलिक प्रभाव के कारण उन जगहों पर भाषाओं में परिवर्तन होते चले गए और इस तरह से एक ही भाषा के अनेकों रूप बन गए, ठीक है। ये जब भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन शुरू हुआ तो उस समय पर यह पाया गया। तो मूल भारोपीय भाषाओं के परिवार 10 परिवार हमने जाने थे। उसमें सबसे बड़ा परिवार जो है वो भारोपीय भाषा परिवार है। उसमें 2 वर्ग हमने किए थे, आकृति मूलक और पारिवारिक, फिर शतम वर्ग, केंटुम वर्ग, इस तरह से। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए जो है आपको ग्रिम नियम समझना है। ग्रिम नियम असल में क्या था? इसमें 2 प्रकार के परिवर्तन, इसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक प्रथम वर्ण परिवर्तन और एक द्वितीय वर्ण परिवर्तन। जो प्रथम वर्ण परिवर्तन है ये ईसा से पूर्व ही हो चुका था, ठीक है, उस समय पर यह परिवर्तन हो चुका था। इसमें यह पाया गया था कि जो मूल भारोपीय भाषा की जो ध्वनियाँ हैं वो संस्कृत भाषा में, ग्रीक भाषा में, लैटिन में, स्लोवानिक में, इन भाषाओं में वो ध्वनियाँ अपने मूल रूप में सुरक्षित रही, लेकिन गाथिक में या निम्न जर्मन में, उच्च जर्मन में, डच आदि भाषाओं में वो बदल गई। उन पर इस ध्वनि नियम का प्रभाव पड़ा। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जैसे हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से निकली हुई है, उसी प्रकार से ये जो जर्मन भाषा है, निम्न जर्मन, उच्च जर्मन, ये गाथिक भाषाओं की जो है उन्हीं का एक जो है भाग उनका माना जाता है, ठीक है। द्वितीय वर्ण परिवर्तन जो हुआ वह 7वीं या 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, ईसा पूर्व में नहीं, ईस्वी में हुआ, ठीक है, 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ और इसका प्रभाव केवल उच्च जर्मन और निम्न जर्मन पर पड़ा। और निम्न जर्मन जो है, क्योंकि इसकी प्रतिनिधि भाषा अंग्रेजी है, ठीक है, गाथिक की ही प्रतिनिधि भाषाएं ये सारी, जर्मन, डच, तो इसका प्रभाव इस तरह से निम्न जर्मन पर पड़ा और अंग्रेजी से उच्च जर्मन पर पड़ा। अभी उच्च जर्मन और निम्न जर्मन क्या है? बहुत सिंपल है इसको जानना, इसमें भेद करना। जर्मनी जो देश है 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वी जर्मनी और उत्तरी जर्मनी और दक्षिणी जर्मनी। उत्तरी जर्मनी जो है वो मैदानी भाग में है, निचले इलाके में है, तो वहाँ पर जो जर्मन भाषा बोली जाती है वह निम्न जर्मन है। और जो दक्षिणी जर्मनी है वो पर्वतीय भागों से युक्त है, तो वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो उच्च जर्मन है। भाग के कारण, मतलब देश की भौगोलिक परिस्थिति के कारण उसका नाम उच्च जर्मन और निम्न जर्मन पड़ा। तो ये इस सब के बारे में जानने के बाद अब हम ये जानते हैं कि असल में वो कौन सी ध्वनियाँ थी जो बदल गई। प्रथम वर्ण परिवर्तन क्या था, द्वितीय वर्ण परिवर्तन क्या था, वो कौन सी स्पर्श ध्वनियाँ थी भारोपीय परिवार की जो
जर्मन भाषा में परिवर्तित हो गई और उनका परिवर्तित रूप क्या था, उदाहरणों के द्वारा इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो वो कौन सी ध्वनियाँ थी जो परिवर्तित हो गई जर्मन भाषा में और इसे प्रथम वर्ण परिवर्तन के तौर पर देखा गया, जो ईसा से पूर्व ही हो चुका था। प्राचीन भाषा में जो ध्वनियाँ थी, जो घोष महाप्राण ध्वनियाँ थी, जर्मन में वो बदल गई घोष अल्प प्राण में। घोष महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी थी, घ ध भ, ठीक है, और वो बदल गई ग द ब में। जो वर्ग के चतुर्थ वर्ण है असल में, ये ध्वनियाँ तृतीय वर्ण में बदल गई। दूसरा, घोष अल्प प्राण ध्वनियाँ जो थी ग द ब, यही ध्वनियाँ ये बदल गई अघोष अल्प प्राण में, क त प में, ठीक है। और मतलब तृतीय वर्ण भी प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो गए, और जो प्रथम वर्ण थे अघोष अल्प प्राण क त प जो थे, वो अघोष महाप्राण में बदल गए, यानी कि ख थ फ में। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखा जाता है कि जैसे घ शब्द है या ख शब्द है, ये असल में दो वर्णों से मिलकर बना है। ख कैसे बना है, क और ह, क प्लस ह को मिला के ख का उच्चारण कैसा होता है, क प्लस ह, या उस तरह घ का उच्चारण कैसा होता है, ग और ह को मिला दिया हो, जैसे ग और ह को मिला दिया तो घ बन गया, ऐसा लगता है। तो ह इनके साथ जुड़ा हुआ रहता है, ख थ फ के साथ या घ ध भ के साथ, ठीक है। तो ह इनके साथ जुड़ा हुआ रहता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस पूरे वर्ण परिवर्तन को त्रिकोण के माध्यम से समझाया गया। जैसे घ ध भ ध्वनियाँ जो थी वो बदल गई ग द ब में, ये चतुर्थ वर्ण है, ठीक है, वर्ग के, सभी नहीं, 3 वर्गों के। क्योंकि आपने जब हमने ध्वनियों का वर्गीकरण पढ़ा था तो उस समय पर हमने ये भी जाना था कि मूल भारूपीय ध्वनियाँ कौन सी हैं, मूल भारूपी भाषा की ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो वहाँ पर हमने जाना था कि 3 ही वर्ग हैं, ठीक है। उन्हीं 3 वर्गों में से ही हमें वर्णों को लेना है। घ ध भ ये ध्वनियाँ बदल गई तृतीय वर्ण में, ग द ब में। और जो ये तृतीय वर्ण की जो ध्वनियाँ थी, वर्ग के तृतीय वर्ण की जो ध्वनियाँ थी ग द ब, ये बदल गई क त प में। और ये प्रथम वर्ण की ध्वनियाँ जो थी, वर्ग के प्रथम वर्ण की ध्वनियाँ क त प जो थी, ये बदल गई ख थ फ में। अब उदाहरण के माध्यम से इनको समझते हैं, यही आपको समझना है। जैसे घ ध भ का उदाहरण लेते हैं। जैसे हंस शब्द है, अब ह आप जोड़कर चले कि घ के साथ ग और ह मिला के ह, तो ह सिमिलर हो जाता है घ ध भ के भी। हंस शब्द है यहाँ पे संस्कृत में, तो वहाँ पे ये बदल गया ग में, ठीक है, घ बदल गया ग में एक तरह से, गौ से इस तरह से। भ्रातर शब्द है, भ्रातृ शब्द है, तो भ शब्द, भ ध्वनि है यहाँ पर, लेकिन ये बदल गई ब्रदर, ब में बदल गई, ठीक है। तो भ जो ध्वनि है वो ब में बदल रही है, आप देख रहे हैं। भ्रू बोलते हैं भौहों को, तो भ्रू में यहाँ पे भ ध्वनि जो है वो बदल गई ब्रो, ठीक है, बी में बदल गई, ब में बदल गई। और वही यहाँ पर बंध शब्द है, जैसे है, तो बंध शब्द में ब है, तो ये बदल जाएगा किसमें, बैंड। ध जो ध्वनि है ये बदल गई द में, बैंड, ठीक है। ये ध जो है ये ध बदल गया द में। तो इस तरह आपने देखा कि प्रथम वर्ण परिवर्तन में जो घोष महाप्राण ध्वनियाँ हैं वो बदल जा रही हैं घोष अल्प प्राण में। अब देखते हैं घोष अल्प प्राण कैसे अघोष अल्प प्राण में, मतलब कि ग द ब क त प में कैसे बदल रहा है ध्वनियाँ जो है। जैसे गौ शब्द है, गौ में ग ध्वनि है, लेकिन ये बदल गया किसमें, क में। देखिए ग बदल जाएगा क में, तो काऊ बोलते हैं, गौ को काऊ हो गया। युग शब्द है, तो योक, ग फिर से बदल गया क में, यहाँ पर देखिए ग फिर क में बदल गया। द्वि शब्द है, द्वि में द है, देखिए ग द, और ये किस में बदल जाएगा, टू, त में, ठीक है, द त में बदल गया ये वाला। उसी प्रकार लब है, लब भी भारोपी भाषा की एक भाषा है, ईरानी भाषा, उसमें अगर लब बोलते हैं, ठीक है, तो लब बदल गया लिप, तो यहाँ पर ब जो ध्वनि है ये प में बदल गई, ठीक है। और जो अध है, अधभक्षणी धातु है, अति बनता है, तो अध में भी जो द ध्वनि है ये त में बदल गई, ईट बन जाता है वहाँ पर। मतलब टी जो वर्ण है, अल्फ़ाबेट है, ये त साउंड देता है, त और ट को, तो इसको द यहाँ पर त में बदल गया। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह से घोष अल्प प्राण अघोष अल्प प्राण में बदल गए। उसी प्रकार अघोष अल्प प्राण बदल जाएंगे अब अघोष महाप्राण में। महाप्राण और अल्प प्राण अब समझते हैं, वर्गों के तृतीय, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण है, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण है। घोष अघोष ये आप समझते हैं। बाह्य प्रयत्न जब हमने समझे थे, इसका जस्ट पीछे वाला जो वीडियो है उसमें आप देखिए, वर्णों के ध्वनियों के वर्गीकरण को जब हमने जाना था, है ना, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, तो वहाँ पर ये सब इन सब शब्दों से आप वहाँ पर परिचित हो जाएंगे अच्छे से। अब यहाँ पर हमें देखना है कि अघोष अल्प प्राण ध्वनियाँ जो हैं वो
अघोष महाप्राण में कैसे बदलते हैं, यानी कि क त प ध्वनियाँ ख थ फ में कैसे बदल रही हैं। त्रि शब्द है, जैसे त्रि में त का साउंड है, त ध्वनि है, तो वो बदल जाएगी थ में, थ्री बन जाता है, THREE थ्री, त थ में बदल गया। पाद शब्द है, पाद बने पैर, तो प बदल गया फुट, फ में बदल गया। उसी प्रकार पत्र शब्द है तो फिदेर वहाँ पर आ गया, प फ में बदल गया। कह शब्द है, कह, क शब्द जो है वो भी ह में बदल गया, वहाँ पर ख के साथ क और ह जुड़ा हुआ है तो हु, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि अघोष अल्प प्राण ध्वनियाँ अघोष महाप्राण में कैसे बदलती हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरे ग्रिम नियम में आपको ये त्रिभुज याद रखना है और ग्रिम का थोड़ा सा जो परिचय हमने जाना है वो याद रखना है। ग्रिम नियम इसको नाम दिया मैक्स मूलर ने। और ये त्रिकोण आपको याद रखना है। त्रिकोण में घ ध भ ध्वनियाँ बदल रही हैं ग द ब में, ग द ब ध्वनियाँ मतलब चतुर्थ वर्ण की ध्वनियाँ बदल रही हैं तृतीय वर्ण में, तृतीय वर्ण की ध्वनियाँ बदल रही हैं प्रथम वर्ण में, प्रथम वर्ण की ध्वनियाँ बदल रही हैं द्वितीय वर्ण में। और ये उदाहरण आप वहाँ पर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये है ग्रिम का प्रथम वर्ण परिवर्तन। अब जानते हैं कि ग्रिम का द्वितीय वर्ण परिवर्तन क्या था, जो कि सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा में ही हुआ, अन्य भाषाओं में उस द्वितीय वर्ण परिवर्तन का प्रभाव अन्य भाषा में नहीं पड़ा, अन्य भाषाओं पर नहीं पड़ा। तो चलिए अब उसको जानते हैं। अब ग्रिम नियम का जो द्वितीय वर्ण परिवर्तन है वो सिर्फ जर्मन भाषा में ही है, जो निम्न जर्मन और उच्च जर्मन के बीच है। तो उसके उदाहरण जान के भी हमें क्या करना, क्योंकि यहाँ भाषा विज्ञान में ना तो आपको प्रश्न बनेगा और नहीं उनका जानना इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो द्वितीय वर्ण परिवर्तन निम्न जर्मन से उच्च जर्मन के बीच में है। तो मूल भारोपीय ध्वनियाँ जो घ थ भ थी इनको हटा दीजिए, ठीक है। और ये जो बाकी का त्रिकोण जो बच गया है यही है वो परिवर्तन, ख थ फ ग द ब में, ग द ब क त प में। बस यही जो परिवर्तन है यही है द्वितीय वर्ण परिवर्तन, जो जर्मन के ही दो भाग उच्च निम्न जर्मन और उच्च जर्मन के बीच में है। द्वितीय वर्ण परिवर्तन से ज़्यादा आता नहीं प्रश्न, अगर आएगा भी तो यही आएगा कि किन दो भाषाओं में है और या किस भाषा का है द्वितीय वर्ण परिवर्तन, ठीक है। बस इतना ही है इसका। थोड़ा सा और अगर जानने का प्रयास करें तो आप ये जानते हैं, बताया भी जा चुका है कि जर्मनिक, टेउटोनिक आदि इन भाषाओं की मूल भाषा जो है वो है गॉथिक भाषा, अगर प्रश्न आता है तो। और दूसरा ये जो ग्रिम नियम है ये असंयुक्त ध्वनियों में ही होता है, संयुक्त ध्वनि में नहीं होगा। जैसे संयुक्त ध्वनि है स्क, आधा स और क, ये संयुक्त है, दो मतलब व्यंजन एक साथ आ रखे तो वहाँ पर, या फिर दो व्यंजन ही आधा होगा, ठीक है, दो व्यंजन एक साथ आ रखे हैं तो ये हुए संयुक्त ध्वनियाँ। तो यहाँ पर जो है परिवर्तन नहीं होगा, असंयुक्त ध्वनियों में ही होगा। और सबसे प्राचीन ध्वनि परिवर्तन जो है इसको माना जाता है ग्रिम ध्वनि परिवर्तन का नियम जो है। तो ग्रिम नियम ध्वनि परिवर्तन यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रासमान ध्वनि नियम के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।